अस्सलाम वेलकम टू प्लान 360 बिजनेस सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिसर्चर्स, टीचर्स और जो लेक्चर हजरात हैं जो कि अपने सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनकी जो रिटर्न्स हैं वो किस तरीके से फाइल होंगी। सबसे पहले आप अपने आइरिस पोर्टल में लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप नॉर्मल टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन करेंगे और यहाँ पे आपने 2024 मेंशन कर देना है, क्योंकि हम टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसकी लास्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर 2024 है। आगे का कोई पता नहीं। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपके पास जो है वो फॉर्म खुलाया है। अगर तो आपने पिछली रिटर्न्स फाइल की हुई हैं तो आपने ये फॉर्म खोलते ही इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न के टैब पे क्लिक कर देना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो पिछली रिटर्न की जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगी और फिर आपको जो है वो मज़ीद आसानी होगी। जिस तरह अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी एंट्रीज़ होती हैं जो आप भूल जाते हैं, तो उसमें आपको जो है ये काफ़ी आसानी रहेगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो फिर अभी आप इसको बेशक क्लिक ना करें। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले अब आप देखें एम्प्लॉयमेंट के टैब में, सैलरी के टैब में हम हैं। यहाँ पे आपने एंट्रीज़ जो है वो पुट करनी है। एंट्रीज़ पुट करने से पहले आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एनुअल टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो लेना है, जिसके ऊपर बड़ा क्लियरली मेंशन होगा कि आपने पूरे टैक्स ईयर में कितनी सैलरी जो है वो विड्रॉ की और उस पर कितना इनकम टैक्स आपका विदहोल्ड हुआ। आपके पास ये सैलरी सर्टिफिकेट होगा तो उसको देखते हुए जो है आपने इसमें एंट्रीज़ जो है वो डालनी है। तो हमारे पास इस टाइम हम एक क्लाइंट की जो है वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सैलरी सर्टिफिकेट है। तो अब आप देखें सबसे पहला टैब है पे वेजेस, यानी कि जितनी आपने सैलरी की मद में अमाउंट मिली आप यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप अलाउंसेस की मद में जितनी अमाउंट आई है वो भी मेंशन कर देंगे। फिर आपने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख लें कि बाज़ात कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत ही सिंपल सा सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो आपको देती हैं, जिसमें सिर्फ टोटल सैलरीज और अलाउंसेस जो हैं वो लिखे हुए होते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप पे वेजेस के सेक्शन के आगे जो है ये सारा कुछ मेंशन कर दें, बिकॉज चाहे ये अलाउंसेस हैं या चाहे ये पे है, ये सारा नॉर्मल टैक्स में जा रहा है, तो उसमें फॉर्मुलेशन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास है इस तरह का सैलरी सर्टिफिकेट कि जिसमें सेपरेट जो है वो लिखा हुआ है, तो फिर आप सेपरेटली मेंशन कर लें। अच्छा, ये मेंशन करने के बाद अब हमने ये देखना है कि क्या हमें कोई एग्जाम्पशन भी मिली है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके जो बेसिक सैलरी का 10% होता है वो एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से, अगर तो वो 10% आपका मेडिकल की मद में है। तो यहाँ पे आप वो मेंशन अमाउंट करेंगे जो कि एग्जेम्प्ट है। अभी हमारे केस में जो एग्जेम्प्ट अमाउंट है वो हमारे पास आ रही है 1,09,000 रुपये। ये अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एग्जेम्प्ट के टैब में। अभी आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये जो टैब है जहाँ मैंने ये अमाउंट लिखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स स्लैश सब्जेक्ट टू फिक्स्ड फाइनल टैक्स। तो फाइनल टैक्स की जो भी कहानी है वो मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। इससे अभी सैलरी वालों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये अमाउंट हमने इसलिए डाली है क्योंकि ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो ये अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देने के बाद आपने अ, अगले टैब्स में जाना है। अब देखें, अगर तो आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है तो उसका यहाँ पे हम जो है वो लिख सकते हैं जितनी भी अमाउंट है उसकी। ये बिल्कुल सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बड़ा हमने डीपली जो है वो डिस्कस किया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि जो रेंटल इनकम है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। और फिर इसी तरीके से बिज़नेस टैब, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ दें। और बाकी जो कैपिटल गेन है इसके हवाले से भी आप मेरा लेक्चर जो है वो देख सकते हैं और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में भी आपको पता चलता रहेगा। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, आपने एम्प्लॉयमेंट के टैब में ये सारी एंट्रीज जो हैं वो कर ली। अब आपने क्या करना है कि आपने टैक्स चार्जेबल में जाके कंप्यूटेशंस में आना है। अब आप देखें यहाँ पे जितनी भी अमाउंट है हमारी वो मेंशन हुई हुई है। टोटल इनकम जो कि सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है वो इतनी बनती है टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब आप देखें कि टैक्स चार्जेबल जो है हमारे पास आ रहा है 5,20,000 समथिंग रुपीज़। अब यहाँ पे हमें एक बात ये देखनी है, टीचर्स और जो लेक्चर्स हैं
और जो रिसर्चर्स हजरात हैं उनके लिए इनकम टैक्स उनकी जो लाइबिलिटी है उसमें 25% तक जो है वो छूट है। अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेकंड शेड्यूल देखें उसका पार्ट 3, तो उसमें लिखा हुआ है कि द टैक्स पेएबल बाय अ फुल टाइम टीचर और अ रिसर्चर एम्प्लॉयड इन अ नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आप इसको पूरा पढ़ लें। तो इनके लिए जो है यहाँ पे जितनी उनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी उसमें से 25% जो है आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आप इसको जाके ये पढ़ सकते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। तो इस कानून को देखते हुए हम यहाँ पे आएंगे और हमने यहाँ पे देखा कि नॉर्मल टैक्स कितना बन रहा है हमारा, 5,20,000 एग्जैक्टली जो अमाउंट है। हम इसका 25% कैलकुलेट कर लेंगे जो कि बनता है 1,30,240 रुपये। अब ये अमाउंट आप जो है टैक्स चार्जेबल के टैब में आएंगे और टैक्स रिडक्शंस में जाके आप देख सकते हैं नंबर 1 टैब में यहाँ पे मेंशन हुआ है टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर्स, और टैक्स रिड्यूस्ड के सेक्शन में जाके आप ये अमाउंट मेंशन कर देंगे और कैलकुलेट का बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद आप दोबारा कंप्यूटेशंस पे आए और यहाँ पे आप इसको चेक करें तो आप देख सकते हैं कि ये वो अमाउंट है जो कि यहाँ पे मेंशन हो रही है एज ए टैक्स रिडक्शन। और एडमिटेड इनकम टैक्स हमारा बन रहा है 3,90,000। आपके पास जो सैलरी सर्टिफिकेट होगा उस पे ये लिखा हुआ होगा कि ये जो अमाउंट जो यहाँ पे लिखी आ रही है एडमिटेड इनकम टैक्स के आगे, ये आपकी सैलरी से डिडक्ट हो चुकी है और एफबीआर को पे हो चुकी है। तो ऑफ कोर्स आप इस पे दोबारा टैक्स क्यों पे करेंगे, जो अमाउंट है वो विदहेल्ड हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और एडजस्टेबल टैक्स के टैब में आना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है 149 सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, इस पे आपने क्लिक कर लेना है और फिर आपने टैक्स कलेक्टेड के टैब के नीचे ये अमाउंट मेंशन कर देनी है। यानी हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि इतनी अमाउंट हमारी सैलरी से जो है वो डिडक्ट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो वो अपनी पूरी सैलरी भी लिख लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये चीज़ जो है मेन टैब हमारा ये है कि कितना टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ, क्योंकि ये जो आयरिस फॉर्म है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अच्छा, अब हम आ जाएंगे कंप्यूटेशंस में वापस और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट थी पहले एडमिटेड इनकम टैक्स में आ रही थी लेकिन अब ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स में आ रही है। यानी कि ये वो टैक्स है जो कि हमारा विद होल्ड हो चुका है, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सैलरी पे करते हुए विद होल्ड करके एफबीआर को जमा करा दिया। और इसका सबूत क्या है, हमारे पास सैलरी सर्टिफिकेट जो कि आपने संभाल के रखना है। तो ये सारी एंट्रीज करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आना है और रिकॉन्सिलिएशन आपने करनी है। ये आपने किस तरह करनी है मैं आपको बताता हूँ। सैलरी के टैब में जाके यहाँ पे आप सबसे पहले ये अमाउंट आप यहाँ से कॉपी करेंगे जो कि सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है। वापस आएंगे आप रिकॉन्सिलिएशन में और यहाँ पे आप देखेंगे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। फिर इसी तरीके से आप दोबारा आएंगे एम्प्लॉयमेंट के टैब में और अब आप देखें ये जो अमाउंट है 1,09,000 ये आपको मिली तो है ना, लेकिन ये वो अमाउंट है जो कि आपकी सैलरी में से टैक्स के लिए वो एग्जेम्प्ट थी, यानी कि नॉर्मल टैक्स के अंदर ये फॉल नहीं कर रही थी। तो यहाँ से आप इस अमाउंट को कॉपी करेंगे, रिकॉन्सिलिएशन टैब में आएंगे आप और यहाँ पे आप देखें नॉर्मल टैक्स के नीचे लिखा हुआ है इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अब आप देखें टोटल इनफ्लोज हमारे कितने बन गए, 40,21,000, जो कि यही एग्जैक्ट अमाउंट हमारे पास यहाँ भी बन रही है। ये देखें 40,21,000। तो इस तरह से आपने जो है एग्जैक्ट उसकी रिपोर्टिंग कर दी कि जी नॉर्मल टैक्स में अमाउंट ये थी और ये वो अमाउंट थी जो कि एग्जेम्प्ट थी। तो वेल्थ स्टेटमेंट में हम दोबारा आएंगे रिकॉन्सिलिएशन में। तो ये अमाउंट तो वो थी जो कि आपको मिली, लेकिन फिर ऑफ कोर्स आपका जो टैक्स भी तो पे हुआ है वो भी तो आपने लिखना है। तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आप पर्सनल एक्सपेंसेस में जाएं
और यहाँ पे रेट्स टैक्सेस, यहाँ पे जाके आप लिख देंगे उतनी अमाउंट जो कि आपकी सैलरी से विदहेल्ड हो गई। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने जो है ये अमाउंट मेंशन कर दी है। क्योंकि जो रिकॉन्सिलिएशन है उसका मतलब ही ये है कि आपने इसमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों को चेक करना है। अब ज़ाहिर है इनफ्लो तो हमें एज पर सर्टिफिकेट इतना हुआ है 40,21,000 का, लेकिन उसमें से टैक्स भी तो विद होल्ड हुआ है ना, और टैक्स विद होल्ड हो के ही बाकी जो इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में आई है। तो इसको बैलेंस करने का यही तरीका है कि आप यहाँ से ये अमाउंट जब आप यहाँ पे मेंशन करें तो साथ के साथ ही आप एक्सपेंसेस में जाके टैक्सेस के खाने में आप वो अमाउंट लिख दें जो कि आपके सैलरी सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है। फिर इसी तरीके से आप इसको रिकॉन्सिलिएशन कर लेंगे। 36 लाख रुपीज़ हैं। आपने अब ये बताना है, माइनस का मतलब ये है कि आपने ये तो बता दिया कि अमाउंट इनफ्लो आपके पास कहाँ से है, अब आपने ये नहीं बताया कि ये अमाउंट आपने कहाँ यूज़ की। तो आप इस अमाउंट को एक्सपेंसेस में जो है वो मेंशन कर सकते हैं बड़ा इजीली, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, या फिर आप इसको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के आगे भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, एसेट्स में जाके आप यहाँ पे इसको एज ए कैश डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको आप बढ़ा दें। कैश वैसे ज़्यादा डिक्लेयर आप ना करें, जितना यानी कि थोड़ा बहुत ही आप उसको बढ़ाएं। ये जितना यहाँ पे कैश मेंशन है ये वो कैश है जो कि पिछले कोई 10-12 सालों से जो है ये अक्यूमुलेट हुआ है कैश। तो अचानक से आप इतना ज़्यादा कैश यानी कि 50 लाख 60 लाख इस तरह से ना करें, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको मेंशन कर लें। फिर इसी तरीके से आपका जो भी फ़र्ज़ करें प्लॉट है, वट या आपने अपना कोई भी पर्सनल आइटम, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आपने कोई परचेज़ किया है, या आपके पास कोई कैश इन बैंक है, कोई आपके पास फर्नीचर, तो वो सारा जो एसेट्स है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, और जो एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे सारे मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपकी ये अमाउंट रिकॉन्साइल हो जाएगी। आई होप ये बहुत ही ईजी टास्क है। फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।